हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय कॉर्नर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से हो। आज हम अध्याय नंबर 5 जो कि कोयला और पेट्रोलियम है, इसको पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। इससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। आपने कोयला और पेट्रोलियम का नाम सुना होगा। कोयला यह एक प्रकार का ईंधन है। इसका प्रयोग ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए होता है। इससे बिजली उत्पन्न भी की जाती है और इसका उपयोग भाप इंजन में भी होता है। यह काले रंग का ठोस पदार्थ होता है। जबकि पेट्रोलियम भी ईंधन का ही रूप है। इसका प्रयोग वाहन को चलाने, ड्राई क्लीन आदि में करते हैं। आइए पाठ को पढ़ें। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि हमारे आसपास जो भी हमारी आवश्यकताओं के लिए वस्तु होते हैं, वह या तो प्रकृति से मिलते हैं या मानवीय प्रयासों के द्वारा हमने प्राप्त किया है। आइए आगे क्रियाकलाप 5.1 की ओर बढ़ें। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करिए। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप जो पदार्थ दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, उनको प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों में वर्गीकृत करना है। यहाँ हमको एक टेबल दे रखा है और इस टेबल में एक कॉलम प्राकृतिक का है और दूसरा कॉलम मानव निर्मित का है। आइए इसको करके देखें। जैसे यदि मैं हवा की बात करूं तो हवा हमें प्रकृति से मिलती है, यह इसलिए प्राकृतिक में आ जाएगा। जबकि यदि मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन मानव ने अपने प्रयासों से बनाया है, इसलिए यह मानव निर्मित होगा। आगे हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी प्राकृतिक के अंदर आ जाएगा और यदि हम बस की बात करें तो बस मानव निर्मित के अंदर आएगा। यदि हम पानी की बात करें तो पानी प्राकृतिक के अंदर आ जाएगा और यदि हम साइकिल की बात करें तो साइकिल मानव निर्मित के अंदर आएगा। इसी प्रकार यदि हम प्रकाश की किरणों की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक में आ जाएगा और यदि हम मोबाइल फोन की बात करें तो यह मानव निर्मित में आएगा। यदि हम फलों की बात करें तो फल प्राकृतिक में आएगा और यदि हम बेड की बात करें तो बेड मानव निर्मित में आएगा। इसी प्रकार यदि हम खनिज की बात करें तो खनिज प्राकृतिक में आएगा तथा प्लास्टिक यह मानव निर्मित में आएगा। इस प्रकार की सूची को और लंबा आप बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि यह सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, सूर्य की किरणें आदि। बूझो जानना चाह रहा है कि क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? आइए इस बात को हम पाठ को पढ़कर समझें। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करिएगा। जल के बारे में आप सभी कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? देखिए, यदि हम जल की बात करें तो जल असीमित संसाधन है, लेकिन पेड़ों की कटाई और मानवीय क्रियाकलाप ने जल को काफी प्रभावित किया है। मानवीय क्रियाकलाप तथा पेड़ों की कटाई कहीं जल को सीमित न बना दे। हमारे पृथ्वी पर लगभग 70% जल पाया जाता है, जिसमें से केवल 2.5% जल ही
पीने योग्य शुद्ध जल है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आइए सबसे पहले हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन को समझते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश तथा वायु। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा यह मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त नहीं होगा, उसे हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित है तथा मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा यह भविष्य में समाप्त हो सकता है, उससे हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आइए क्रियाकलाप 5.2 की ओर आगे बढ़ें। यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उपसमूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। यह उपसमूह उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ता से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है, तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। इस क्रियाकलाप को आप स्कूल में कर सकते हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि यदि हमारे उपभोक्ता लालची हुए, उन्होंने अपने अगली पीढ़ी के बारे में ना सोचकर पात्र में उपस्थित सभी पदार्थों का उपभोग कर लिया, तो वह अगली पीढ़ी के लिए शेष नहीं बचेगा। जबकि यदि उन्होंने पात्र में उपस्थित सभी पदार्थों का भविष्य में आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर उपभोग किया, तो वह भविष्य के लिए अवश्य शेष रह सकता है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि का निर्माण मृत प्राणियों के अवशेषों से होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। आइए सबसे पहले हम कोयला के बारे में जानें। कोयला, आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। आप चित्र 5.1 में कोयला को देख सकते हैं। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। इसका प्रयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग
तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है? लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेष से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले का खान भी दिखाया गया है। दोस्तों, आपने कोयले के बारे में पढ़ा कि कोयला कैसे प्राप्त होता है। आप इस चित्र में कोयले की खान देख सकते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। आप इसको चित्र 5.3 में देख सकते हैं। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मॉथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कपड़े के अंदर जो नेफ्थलीन की गोलियां डाली जाती है, वह भी कोलतार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पहले के समय कोलतार के द्वारा पक्की सड़क का निर्माण किया जाता था, लेकिन अब बिटुमेन का प्रयोग पक्की सड़कों के निर्माण में करते हैं। कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। आगे हमें पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। क्या आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल का प्रयोग हल्के मोटर वाहनों को चलाने में करते हैं, जबकि डीजल का प्रयोग भारी मोटर गाड़ियों को चलाने के लिए करते हैं। यह हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। देखिए, जहां एक और
पेड़ पौधों के दबने की वजह से कोयले का निर्माण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर मृत जीव जंतु के जमीन में दब जाने की वजह से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारकों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। आइए चित्र 5.4 की ओर देखें। ये हमारे पास चित्र 5.4 है। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारक के बारे में बता रखा है। यहाँ हमारे पास ये जल है। जल के ऊपर हमारे पास तेल की परत है तथा तेल के ऊपर सबसे गैस की परत है। ऐसा क्यों है? गैस सबसे ऊपर क्यों है? ये आप जानते होंगे। जल इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी है, इसलिए वह सबसे नीचे है, और तेल जल से हल्का तथा गैस से भारी है, इसलिए वह गैस से नीचे तथा जल से ऊपर है, जबकि गैस इन तीनों में सबसे ज्यादा हल्का है, इसलिए वह सबसे ऊपर है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में मिलते हैं। आइए आगे हम पेट्रोलियम के परिष्करण के बारे में जानें। पेट्रोलियम से बहुत सारे संघटक जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक आदि निकालने की क्रिया पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। आइए इसे हम समझते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। आप देख सकते हैं कि यह पेट्रोलियम परिष्करणी है, जो चित्र 5.5 में दिखा रखा है। इस पेट्रोलियम परिष्करणी में पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि मिलते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। आइए सारणी 5.1 को समझते हैं। यहाँ हमारे पास सारणी 5.1 है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग इस सारणी में हमें दे रखे हैं। यहाँ सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या का है, उसके बाद दूसरा कॉलम पेट्रोलियम के संघटक का है, उसके बाद तीसरा कॉलम इसके संघटक के उपयोग का है। आइए एक एक करके हम इसके सभी संघटक को जानें तथा उसके उपयोग को समझें। पहला, द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। इसका प्रयोग आपको पता होगा कि घरों में खाना बनाने में किया जाता है। यह घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा, पेट्रोल। यह मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा पेट्रोल के द्वारा बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। इसका प्रयोग हल्के वाहनों में किया जाता है। तीसरा, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल का प्रयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में होता है। अगला हमारा डीजल है। डीजल का प्रयोग भारी वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। आपने डीजल को भारी वाहन जैसे बस, ट्रक और ट्रैक्टरों में उपयोग होते हुए देखा होगा। इसके अलावा विद्युत जनरेटर यानी जनरेटर में भी डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला पांचवा, स्नेहक तेल। स्नेहक तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। यह घर्षण को कम करता है। अगला छठवां, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का प्रयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। अगला सातवां, बिटुमेन।
इसका प्रयोग आपने पहले ही पढ़ा है। इसका प्रयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। उन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। उनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। देखिए, आपने पेट्रोलियम का उपयोग पेट्रो रसायन के रूप में पॉलिएस्टर आदि के निर्माण में आपने संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में पढ़ा था। पेट्रोलियम का एक अन्य उपयोग यूरिया बनाने में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस से उत्पन्न हाइड्रोजन का प्रयोग यूरिया बनाने में किया जाता है। यूरिया हमारे खेतों के लिए उर्वरक के रूप में महत्वपूर्ण होता है। पेट्रोलियम के बहुत अधिक महत्व को देखते हुए इसको काला सोना कहा जाता है। आइए आगे हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ें। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। दोस्तों, आपने सीएनजी का उपयोग अभी पढ़ा ही था। इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इनका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। आजकल सीएनजी का प्रयोग उद्योगों में तथा वाहनों के चलाने में भी किया जाता है क्योंकि इनकी वजह से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। चूंकि वाहनों को चलाने में पेट्रोल तथा डीजल को प्रयोग किया जाता है तथा ये बहुत ज्यादा प्रदूषणकारी होते हैं, इसलिए सीएनजी का उपयोग करके प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। आपने दिल्ली में तथा बड़ोदरा, गुजरात आदि अन्य कई जगहों पर प्राकृतिक गैस पाइपों को देखा होगा। यह सीधे घरों और कारखानों में कनेक्ट होते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। बूझो कह रहा है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती हैं? आप भी जरा इसको सोचिए। नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, ऐसा पहेली ने बूझो को बताया। देखिए, हम प्राकृतिक जो गैसें हैं या कोयला है या पेट्रोलियम है, इसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते क्योंकि इसका निर्माण लाखों वर्षों के बाद धीमी प्रक्रम द्वारा हुआ है। इसलिए यह प्रयोगशाला में उत्पादित नहीं की जा सकती हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व उष्णन से भी है। यहाँ विश्व उष्णन का तात्पर्य ग्लोबल वार्मिंग से है। अतः ये आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। देखिए, यहाँ पर हमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि के बारे में बताया जा रहा है कि यह आने वाले वर्षों में समाप्त हो जाएंगे क्योंकि
इनको बनने में जो समय लगा वह लाखों वर्ष है और हमारे पास जो भी इसके भंडार हैं वह कुछ 100 वर्ष और चलेंगे। इसके अलावा इन ईंधनों के द्वारा वायु प्रदूषण होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग कम से कम करें ताकि यह ईंधन अधिक से अधिक समय तक चल पाए और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम हो। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ सलाह दिया जा रहा है जो कि इस प्रकार है कि आपको गाड़ी को समान गति या मध्यम गति से चलाना चाहिए। यदि आप इस प्रकार गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल की खपत कम होगी। अगला, आप ट्रैफिक लाइटों पे जहाँ पर आपको इंतजार करना होता है वहाँ पर आप गाड़ियों को बंद कर दीजिए ताकि उसका इंजन बंद हो जाए और अनावश्यक पेट्रोल का जलना बंद हो। इससे पेट्रोल की बचत होगी और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम होगा। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी के टायरों का दाब भी सही रखिए। यदि गाड़ी के टायरों का दाब कम होगा तो वह टायर जमीन पर चिपक के चलेगी जिससे मशीन को और अधिक बल लगाना पड़ेगा। यह बल लगाने के लिए पेट्रोल या डीजल अधिक व्यर्थ होगा। इसलिए हमको अपनी गाड़ी के टायरों का दाब सही रखना चाहिए तथा गाड़ी की नियमित रखरखाव भी करनी चाहिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव भी गाड़ी के ईंधन बचाने के लिए आवश्यक होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।